नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले और आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आज से प्रदेश यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। वाल्मीकि नगर से कुशवाहा की यात्रा की शुरुआत हो रही है। 25 जुलाई तक प्रदेश यात्रा का पहला चरण जो है वो संपन्न होने वाला है और इस यात्रा के दौरान देखिए उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो क्या क्या करने वाले हैं। कुशवाहा इस यात्रा के दौरान जेडीयू नेताओं की बात कर लीजिए, कार्यकर्ताओं की बात कर लीजिए, इन सभी के साथ संपर्क स्थापित करेंगे, मुलाकात करेंगे। सरकार की तरफ से जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं की जानकारी लेंगे। सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का लोगों से कुशवाहा फीडबैक लेने वाले हैं। दलित बस्ती तक वो अपनी पहुंच बनाएंगे। वैक्सीनेशन सेंटर की व्यवस्थाओं को जांचेंगे, परखेंगे। प्रदेश के तमाम जिलों में उपेंद्र कुशवाहा का घूमने का प्लान इस दौरे के मद्देनजर है और कुशवाहा जो है वो जेडीयू के उन नेताओं और कार्यकर्ताओं के घर भी जाने वाले हैं जिनकी कोरोना की वजह से मौत हो गई। वहां उनके परिजनों से उपेंद्र कुशवाहा मुलाकात करेंगे। गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं के घर उपेंद्र कुशवाहा जाने वाले हैं और भूजा के साथ चाय पर चर्चा की जाएगी। ये देखिए, अब चाय पर चर्चा जो कि राजनीति का एक अभिन्न हिस्सा सा बन गया है, उस चाय पर चर्चा से थोड़ा आगे बढ़ते हुए उपेंद्र कुशवाहा जो हैं इस मुलाकात के दौरान जब बातचीत करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे, योजनाओं को जानेंगे और कहां तक ये धरातल पर उतर रही हैं, क्या परेशानियां कार्यकर्ताओं को उठानी पड़ती हैं, लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं, इन तमाम चीजों को वो जमीनी हकीकत के जरिए जानने की कोशिश करेंगे और चाय पर चर्चा भूजे के साथ की जाएगी। तो पहले चरण की यात्रा 25 जुलाई तक चलने वाली है और ऐसे भी जानते हैं कि कुशवाहा इस 25 जुलाई यानी कि पहले चरण की यात्रा में किस जिले में मौजूद रहने वाले हैं, किस दिन मौजूद रहने वाले हैं। तारीख दर तारीख ग्राफिक्स के जरिए आप तक ये जानकारी। 11 जुलाई की तारीख जब मोतिहारी में मौजूद होंगे उपेंद्र कुशवाहा, चूंकि कुशवाहा की यात्रा की शुरुआत देखिए हो रही है। 12 जुलाई को सीतामढ़ी में मौजूदगी होगी, यहां पर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। 13 जुलाई को उनकी उपस्थिति जो है वो मधुबनी में रहने वाली है। 22 जुलाई रोहतास में वो मौजूद होंगे और ये सिर्फ यात्रा का पहला चरण है जो 25 जुलाई तक चलेगा। 24 जुलाई को वो कैमूर में मौजूद होंगे, यहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, उनसे फीडबैक लिया जाएगा और 24 जुलाई को बक्सर में उनकी मौजूदगी होगी और 25 जुलाई जो कि इस यात्रा के पहले चरण की आखिरी तारीख है, भोजपुर में उपेंद्र कुशवाहा रहने वाले हैं। तो देखिए, यात्रा पर निकलने से पहले उपेंद्र कुशवाहा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और इस बातचीत में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू एक बार फिर से बिहार में नंबर 1 पार्टी बनेगा। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी वाल्मीकि नगर से अपने पूरे बिहार दौरा शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ खुद उपेंद्र कुशवाहा उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो वाल्मीकि नगर से आपकी एक नई यात्रा शुरू हो रही है। वाल्मीकि नगर तो पवित्र भूमि रही है। यहाँ से पहले भी कई यात्राएं शुरू हुई और उनमें से कुछ यात्रा मैं भी हिस्सेदार रहा। यहाँ से शुरू करने वाली यात्रा क्योंकि एक शुभ जगह है, पहले भी लोग करते रहे। बस यही कारण है कि यहाँ से यात्रा की शुरुआत हम कर रहे हैं और शुरुआत जरूर यहाँ से है, लेकिन पूरे बिहार की यात्रा है। हर जिला में जाकर एक दिन वहाँ प्रवास का कार्यक्रम पूरे बिहार में मेरा होना है। तो पटना में लगातार सियासी चर्चाएं चल रही राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, तो क्या माना जाएगा, कुछ अभी परिवर्तन होने वाला है? नहीं, देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पार्टी में अभी कोई चुनाव है नहीं, तो जब चुनाव ही नहीं है तो इस पर चर्चा की कहाँ जरूरत है। और चर्चा हो रही है, उस चर्चा को हम रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन अभी चर्चा की गुंजाइश नहीं। तो यह माना जाए कि जदयू आने वाले दिनों में बिहार की फिर बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी? निश्चित रूप से ये तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड फिर से नंबर 1 की पार्टी बिहार में बनेगी, जल्दी बनेगी, अगले चुनाव के पहले बनेगी। एक और चर्चा पटना से आ रही है लगातार कि लोजपा का भी जदयू में विलय की संभावनाएं जताई जा रही है। देखिए, लोजपा ही नहीं, अब किसी पार्टी का नाम हम ले अभी खुलासा करना भी कई बार ठीक नहीं होता है। कई पार्टी है बिहार में जिन पार्टियों के काफ़ी लोग
हम लोगों के संपर्क में हैं, लोग आना चाहते हैं। समय पर कब किन को लाना है हम लोग निर्णय लेंगे, फिर लोगों को देखिएगा कब कौन आता है। तो ये थे उपेंद्र कुशवाहा और इन्होंने दावा किया है कि बिहार में जदयू फिर से एक नंबर 1 पार्टी बनेगी। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि नगर। तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की यात्रा के आखिर मायने क्या है, इसे समझना भी बेहद महत्वपूर्ण है। जेडीयू में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश जो है वो उस तौर पर भी इस यात्रा को देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं तक सीधी पहुंच बनाने के लिए भी ये यात्रा जो है वो बेहद महत्वपूर्ण और कारगर साबित हो सकती है। पार्टी में अपने भविष्य की भूमिका के लिए यात्रा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। सरकार से जनता कितनी खुश है इसका आकलन भी यात्रा के जरिए हो जाएगा। साथ ही साथ सरकार जनता के साथ इसे कैसे जुड़ी हुई है, कैसे लोग इसे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, वो भी बताने की कोशिश यहां पर इस यात्रा के जरिए उपेंद्र कुशवाहा करते हुए नजर आएंगे, जिस यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और 25 जुलाई तक पहला चरण यात्रा का आपको नजर आएगा। रुक करते हैं दूसरी खबर का। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह अपने नए मंत्रालय का प्रभार संभालने के बाद पटना पहुंचे हुए हैं। देखिए, ये तस्वीर आपके सामने है। गिरिराज सिंह जैसे ही केंद्रीय मंत्रिमंडल का पदभार संभाले उसके बाद पटना में उनकी पहली मौजूदगी, जहां उन्होंने कहा कि बिहार या फिर देश में काम करने वाली सरकार है और लोग काम करने वाली सरकार को खोजते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अपना काम करती रहेगी। बिहार में या देश में काम करने वाली सरकार है, लोग अब काम खोजते हैं, एकजुटता नहीं। और अब बात उस कोरोना की जिसने कई जिंदगियों पर लगाम लगा दी, रफ्तार को धीमा कर दिया। अब कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं, मामलों में गिरावट आ रही है और ऐसे हवाई यात्राओं की सुविधा बढ़ने लगी है। पटना एयरपोर्ट से कई ऐसे विमानों की सेवा एक बार फिर से शुरू कर दी गई है जिन्हें कोरोना काल में यात्रियों की संख्या कम होने की वजह से बंद कर दिया गया था। 13 से 17 जुलाई के बीच स्पाइस जेट ने 4 जोड़ी नई फ्लाइट्स शुरू करने का फैसला लिया है। वहीं 13 जुलाई से पटना दिल्ली के बीच भी स्पाइस जेट की सेवा जो है वो एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। 16 जुलाई से स्पाइस जेट कोलकाता और पटना सूरत के बीच फ्लाइट शुरू करने जा रही है। वहीं 17 जुलाई की अगर बात करें तो 17 जुलाई से पटना और बेंगलुरु के बीच भी हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। कंपनी इस फैसले से बिहार के यात्रियों को राहत देने की बात कर रही है और बिहार के यात्री भी इस फैसले के बाद खुशी जाहिर कर रहे हैं। कोरोना का असर जैसे जैसे कम होता जा रहा है वैसे वैसे हवाई यात्राओं की सुविधाएं भी बढ़ने लगी हैं। यह तस्वीर है पटना एयरपोर्ट की, जहां कोरोना के कारण पिछले दिनों यहां यात्रियों की संख्या कम होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे यात्रियों की संख्या भी बढ़ने लगी है। दरअसल कई शहरों में कोरोना का असर कम होने के बाद लॉकडाउन खत्म किया गया है और ऐसे में पटना समेत कई शहरों में अनलॉक की वजह से विमान यात्रियों की संख्या इसी तरीके से बढ़ने लगी है। इसी को देखते हुए स्पाइस जेट ने 13 से 17 जुलाई के बीच 4 जोड़ी नई फ्लाइट शुरू करने का फैसला किया है और इससे बिहार के लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। 13 जुलाई से दिल्ली पटना दिल्ली के बीच जो विमान सेवा है वो शुरू की जा रही है। वहीं 16 जुलाई से कोलकाता पटना सूरत के बीच सप्ताह में 3 दिन स्पाइस एक जोड़ी फ्लाइट शुरू करने जा रहा है। 17 जुलाई से बेंगलुरु पटना बेंगलुरु के बीच एक जोड़ी नई फ्लाइट भी शुरू होने वाली है। यह विमान सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ऑपरेट होगी। दरअसल ये सभी विमान पहले से भी इन सेक्टरों के लिए पटना से ऑपरेट हो रहे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से यात्रियों की तादाद कम थी, लिहाजा एयरलाइंस ने इन सभी विमानों के परिचालन पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरीके से यात्रियों की संख्या बढ़ रही है वैसे में विमानन कंपनियां अब यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए आगे आई हैं और यही कारण है कि लगातार पटना एयरपोर्ट पर भी भीड़ जो होने लगी है। लोगों से भी एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। पिछले दिनों कोरोना के कारण काफ़ी कम संख्या हो गई थी यात्रियों की, अब क्या देखते हैं तस्वीर आप? अभी नॉर्मल है। अभी नॉर्मल है। हाँ जी। जो पहले की तरह अब फैसिलिटी मिलती थी विमानन कंपनियों की तरफ से मिलने लगी आप लोग? हाँ जी। पहले परेशानी हुई थी बीच में? अभी कोई परेशानी नहीं। अभी कोई परेशानी? क्या नाम है? धनंजय। तो बिल्कुल अब कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कई ऐसे लोग होते हैं जिनको महत्वपूर्ण काम करने होते हैं और अगर कम यात्रियों की संख्या देखते हुए विमानों को स्थगित किया गया था तो इन्हें परेशानियों से भी रूबरू होना पड़ रहा था। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
और देखिए, बिहार में आतंकी गतिविधियों को देखते हुए बोधगया के महाबोधि मंदिर की सुरक्षा को और बढ़ाया जाएगा। ये फैसला लिया गया है। मंदिर की सुरक्षा को 3 लेयर से बढ़ाकर अब 5 लेयर किया जाएगा। मंदिर का जायजा लेने के लिए पहुंचे एडीजी स्पेशल ब्रांच बच्चू सिंह मीणा ने 1 सप्ताह के अंदर सुरक्षा व्यवस्था का ब्लूप्रिंट निकालने के निर्देश दिए हैं। मंदिर में प्रवेश करने के लिए बीटीएमसी के पास 2 और स्कैनर बढ़ाए जाएंगे। महाबोधि मंदिर में लगे सभी सीसीटीवी को अपग्रेड किया जाएगा। ये तमाम वो सुरक्षा मापदंड हैं जिन्हें और ज्यादा पुख्ता किया जा रहा है, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद जरूरी है। 3 लेयर से बढ़ाकर अब 5 लेयर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो आपको आने वाले दिनों में यहाँ नजर आएगी। तो मंदिर में सुरक्षा के अब ज्यादा पुख्ता इंतजाम दिखेंगे। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट की घटना के बाद बिहार एटीएस अलर्ट मोड पर है और पटना में बीती रात एटीएस ने आतंकियों से निपटने का एक मॉक ड्रिल किया, एक रिहर्सल किया है। देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने उस मॉक ड्रिल की हैं। इस दौरान एटीएस को पटना के होटल में आतंकियों के छुपे होने की खबर मिली और मॉक ड्रिल के दौरान कुछ आतंकवादियों ने होटल के अंदर घुसकर वहां मौजूद लोगों को बंधक बनाया। फिर कुछ ही पलों में एटीएस के जवान यहां पर पहुंचते हैं, मोर्चा संभाला जाता है और आतंकियों को पकड़ने के लिए एटीएस के जवान ऑपरेशन टेररिस्ट चलाते हैं, जिसमें एटीएस के जवानों ने अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर पूरे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। आतंकियों के मंसूबों को नाकाम किया गया। ऑपरेशन टेररिस्ट को पूरी तरह से प्रोफेशनल ढंग से अंजाम दिया गया और बंधकों को आतंकियों के चंगुल से छुड़ाया गया। इससे पहले एटीएस ने 22 दिसंबर 2020 को पटना के तारामंडल परिसर में ऐसा ही मॉक ड्रिल किया था और इसके जरिए एटीएस अपनी तैयारियों को पुख्ता करना चाहती है। हम लोग का ये रूटीन वर्क है और इसके अलावा भी बहुत से जो इम्पोर्टेंट प्लेस है का भी आगे भी किया जाएगा। उसका पूरा नाट रूपांतरण यहाँ किया गया था। तो क्या लगता है कि जो दरभंगा ब्लास्ट के बाद जो है ये घटनाएं जो हुई है, उसके लगता है कि उसके बाद से इस तरीके का पहले हम लोगों ने मॉक ड्रिल काफी किया है। पूर्व जेडीयू विधायक मंजीत सिंह आज एक बार फिर से घर वापसी करने वाले हैं। वो आज पटना जेडीयू कार्यालय में सीएम नीतीश कुमार की उपस्थिति में जेडीयू में दोबारा शामिल होंगे। पार्टी कार्यालय में मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां वे दोबारा जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करते हुए आपको नजर आएंगे। मंजीत सिंह बैकुंठपुर के पूर्व विधायक हैं। वे 2 बार जेडीयू से विधायक रह चुके हैं, लेकिन यहां से बीजेपी को टिकट दे दिया गया और बीजेपी के कैंडिडेट मिथिलेश तिवारी को उम्मीदवार बनाए जाने से नाराज इन्होंने जेडीयू छोड़ा और निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में उतरे। मंजीत सिंह की घर वापसी को लेकर जेडीयू कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार। पूर्व विधायक जदयू के पूर्व विधायक मंजीत सिंह का घर वापसी है, उसको लेकर के अभी हम बैकुंठपुर के नया पट्टी में हैं। आप देखेंगे यहाँ पर के जो समर्थकों का जो हुजूम है वो यहाँ पर है और मंजीत सिंह सैकड़ों काफिलों के साथ पटना के रवाना हो गए हैं और वहाँ पर जदयू कार्यालय में इनका आज घर वापसी है। सर, आज घर वापसी है और जो समर्थक है भारी संख्या है उनकी, क्या कहेंगे आप? आज हमारी घर वापसी है और एक हम अपने राजनीतिक पिता के घर जा रहे थे और मुझको लग रहा था घर से निकलने के बाद मेरा वनवास हो गया है। आज हमको अपार खुशी हो रही है और हम ही को नहीं बल्कि बैकुंठपुर की जनता के साथ साथ पूरे गोपालगंज सारण प्रमंडल के लोगों को कि मंजीत सिंह की घर वापसी है और मैं आज मिलने अपने राजनीतिक पिता से जा रहा हूँ। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, मंजीत बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद। 3 जुलाई को आपको राजद में ज्वाइन करना था, अचानक इसका मैसेज मिला सीएम को, तो राजद जाने का फैसला आपने क्यों बदल दिया? ऐसा राजद में जाने का मेरा कोई फैसला नहीं था। वह एक शिष्टाचार मुलाकात थी और हमने तो जयप्रकाश नारायण और लोहिया की पुस्तक भेंट की, क्योंकि विपक्ष के लोग उस राजनीति से भटक गए जो जयप्रकाश नारायण के सिद्धांत थे, जो लोहिया जी के सिद्धांत थे। उन सिद्धांतों को अमल करने के लिए हमने जयप्रकाश नारायण की किताब को भेंट किए, चूँकि यह विपक्ष को भी जानना चाहिए कि इस बिहार का गौरवशाली इतिहास क्या रहा है। जाहिर तौर पर ये एक शिष्टाचार भेंट थी राजद से और न कि उनका पार्टी में जाने का फैसला था, लेकिन आज उनके घर वापसी है और जदयू में जो है आज मंजीत सिंह का जैसे वापसी की सूचना मिली, सबको जो समर्थकों का हुजूम है वो यहाँ उमड़ पड़ा है।
मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। तेज प्रताप यादव आज अपने विधानसभा क्षेत्र हसनपुर के दौरे पर हैं। आज सुबह तेज प्रताप पटना से समस्तीपुर के हसनपुर के लिए रवाना हुए। उस दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। तेज प्रताप ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र की बड़ी आबादी इस वक्त बाढ़ से प्रभावित है। तेज प्रताप ने सरकार पर बाढ़ राहत के नाम पर घोटाले का भी गंभीर आरोप लगाया। 2 करोड़ रुपया लिया गया सब विधायकों से, और वहाँ कुछ इस्तेमाल नहीं हुआ है। कोरोना के नाम पे केवल इन लोगों ने घोटाला करने का काम किया है सरकार ने, और हमारा विधानसभा वहाँ से जीते हैं, प्रतिनिधित्व किए हैं। हम जा रहे हैं क्षेत्र। और अब बात उस परेशानी की जिससे हजारों की आबादी इस वक्त प्रभावित है। नदियों में उफान से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई जगहों पर तटबंध टूटने से लोगों में दहशत है। तो पानी से किस कदर इंसान परेशान है, उसकी एक तस्वीर नवादा के हरदिया से सामने आई, जहां बारिश के बाद देखिए भारी जल जमाव है। लोग परेशान और हैरान हैं। जल जमाव के कारण कई मिट्टी के घर जो हैं वो ध्वस्त हो चुके हैं। फिर भी किसी भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि यहाँ पर लोगों से मिलकर उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश नहीं की, इनकी सुध नहीं ली। लोग मजबूरी में दूसरे के घरों में या फिर सड़कों पर रहने को विवश हैं। स्थानीय लोगों ने रजौली के बीडीओ को भी इस समस्या से अवगत कराया था, लेकिन समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ। एप्लीकेशन लिख के बीडीओ साहब के पास गए। बीडीओ साहब बोला कि ठीक है आप लोग जाइए, हम आते हैं चेक करने के लिए। उसके बाद 24 घंटा हो गया, कोई नहीं आए। तो रात में कहाँ रहा था? रात में दूसरे रोड पर रहे थे। हमने दिए थे प्रखंड विकास पदाधिकारी रजौली, अंचल पदाधिकारी रजौली और माननीय क्षेत्रीय विधायक प्रकाश वीर को सूचना दिए हैं कि गरीब आदमी घर डूब गया है, आने जाने में बहुत तकलीफ हो रहा है। 4 गो घर गिर गया, 5 गो। कोई भी पदाधिकारी अभी तक तो आया ही नहीं देख रेख के लिए। सीतामढ़ी और शिवहर की एक बड़ी आबादी बाढ़ का सामना इस वक्त कर रही है, लेकिन बाढ़ के अस्थायी समाधान के लिए शुरू की गई बागमती योजना को बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया और इस तरह करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए। सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड में 80 के दशक में बागमती परियोजना के तहत कर्मचारियों और अधिकारियों के रहने के लिए बनाए गए आवास अब पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। ये तस्वीर आपको उसी आवास की है जहां पर अधिकारियों के रहने का इंतजाम किया गया था, लेकिन ये आवास अब सिर्फ खंडहर है। इसमें अब मवेशी का चारा और भूसा रखा जाता है। खंडहर बने भवन का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश रंजन ने। सीतामढ़ी और शिवहर की एक बड़ी आबादी आज की तारीख में बाढ़ का सामना कर रही है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। 80 के दशक में बिहार सरकार के द्वारा इलाके के किसानों को हरित क्रांति लाने के उद्देश्य से, किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से और जो बाढ़ प्रभावित इलाका है वहां के लोगों को बाढ़ की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए बागमती परियोजना की शुरुआत की गई और इस बागमती परियोजना पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए थे। और मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि उस योजना की हकीकत आज की तारीख में क्या है। बागमती परियोजना के जो लोग थे उनको रहकर लोगों की सुविधा का ख्याल रखना था और इस योजना पर काम करना था, लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं उन भवनों की स्थिति क्या है। यहाँ कोई न तो कर्मचारी रहता है न कोई अधिकारी रहता है और स्थिति ये है कि सभी आज की तारीख में खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। पूरी तरह जर्जर हो चुका है। अब यहाँ तक खैर उसी समय जो काम हुआ 75-80 के बाद में जो है यहाँ फिर कोई देखने नहीं आया है। इस चीज पे लावारिस की तरफ पड़ा हुआ है। तो आपने देखा यहाँ के लोगों में कितनी निराशा है। लोगों को लगा था कि सरकार ने इस योजना की जो शुरुआत की है उस योजना से यहाँ के लोगों को फायदा मिलेगा और हमेशा के लिए बाढ़ से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन तस्वीर कुछ और ही कह रहा है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। और देखिए बिहार में मौसम का मिजाज जो है वो बदल गया है। उत्तर बिहार के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है जिससे लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। मौसम विभाग ने बारिश के मद्देनजर कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो सोमवार तक सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती है।
बिहार के मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। अगर राजधानी पटना की बात करें तो इस वक्त धूप निकली हुई है, लेकिन हम इस वक्त मौसम विज्ञान केंद्र पटना के कार्यालय में खड़े हैं और यहाँ के वैज्ञानिकों की माने तो बारिश के मद्देनज़र और हो रहे बदलाव जो मौसम में हो रहा है उसके बदलाव के कारण कई जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार आज और कल यानी रविवार को राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश के आसार फिर से बनने लगे हैं। सोमवार से राज्य के मौसम में इन वैज्ञानिकों ने सुधार की उम्मीद जताई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से उत्तर बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की परेशानी और भी बढ़ गई है। बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के अलावा गोपालगंज, सिवान, सारण जैसे जिलों में जुलाई के इस महीने में लगभग हर रोज़ बारिश हो रही है। इसके अलावा बक्सर, गया, जहानाबाद से भी पर्याप्त बारिश की खबरें मिल रही हैं। कल चनपटिया में 170 मिलीमीटर, गोपालगंज, रजौली, सिवान में 70 मिलीमीटर और गया में 60 मिलीमीटर बारिश के जो खबर है वो मिली है। मौजूदा समय में पंजाब से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एक ट्रफ लाइन गुजर रही है और इसी कारण राजधानी पटना हो या प्रदेश का दूसरा हिस्सा सभी जगहों पर बारिश लगातार हो रही है। कई इलाकों में तो स्थानीय कारणों से भी बारिश हो रही है। इस तरह की स्थिति आगे भी कुछ दिनों तक बने रहने की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र उसके वैज्ञानिकों ने जताई है। राजधानी पटना में दोपहर के बाद राहत मिलती है, जो धूप की नमी जो होती है धूप में वो आती है, इस कारण लोग राहत महसूस करते हैं। लेकिन सुबह से ही आज एक बार फिर से राजधानी पटना की बात करें तो बारिश नहीं के हालात नहीं हैं। आकाश भी जो है वो बादल की आँख मिचौनी कभी कभी ज़रूर होती है, लेकिन धूप की जो गर्मी है, धूप जो तीखी है, उसका एहसास भी लोगों को हो रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, पटना में लोगों को वैक्सीनेशन में एक बार फिर से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पटना में लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन के नाम पर कोवैक्सीन या कोविशील्ड दोनों वैक्सीन दिए जा रहे हैं, लेकिन पिछले 4 दिनों से कोवैक्सीन उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर तो पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें सेंटर से वापस खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।